ऑस्कर अवार्ड के लिए इनकी फिल्म नॉमिनेट हुई थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर के विलन शूट के दौरान हमें बीरपुर में मिल गए। गंगा जी के ऊपर से पटना से लेकर कलकत्ता तक। थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा, किस फिल्म की शूट यहाँ पे चल रही है? ये एक वेब सीरीज है। वेब सीरीज में जितने बड़े स्टार थे, जो सुपर स्टार थे, वो सब के सब फेल हो गए हैं। वेब सीरीज एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम जैसे आर्टिस्टों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। और कल रात वहाँ थे? सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और ये 2 साल मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हर महीने गोवा जाता था और उनके फादर से बात करता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। जिद्दी होना और उस जिद को पूरा करना, दोनों में बहुत फर्क होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार और मैं हूं सुमन भारद्वाज। जी अभी हमारे साथ ऑस्कर अवार्ड के लिए इनकी फिल्म नॉमिनेट हुई थी। साथ ही साथ गैंग्स ऑफ वासेपुर के विलन शूट के दौरान हमें बीरपुर में मिल गए। सत्यकाम आनंद सर, जिनकी नाम और चर्चा पूरे देश में होती है। सर आपका स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। थैंक यू सो मच। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। सर थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा, किस फिल्म की शूट यहाँ पे चल रही थी अभी? ये एक वेब सीरीज है और तीतरगंज नाम है इसका। और कमाल बात ये है कि यहीं के लोग हैं, बिहार के ही लोग हैं और यहीं रह के कुछ करना है, ये एक जिद है और उस जिद पे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सब मिल के इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। एक सवाल मैं लेना चाहूँगा, अगर सर यहीं रह के काम करना है और अपने राज्य का नाम आगे ले जाना है, ये सोच कहीं ना कहीं कहाँ से उत्पन्न हुई है? या तो मुंबई इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे हमारे जो देश में कलाकार हैं, हमारे राज्य में कलाकार हैं, उनके लिए काम नहीं? मैं एक पक्ष और रखूँगा इसमें। देखिए हमारे यहाँ 2 तरह की फिल्में बनती हैं इंडिया में। एक तो बॉलीवुड जो है वो हिंदी फिल्म है। इसके अलावा जो प्रादेशिक फिल्में होती हैं, रीजनल फिल्म जिसको कहते हैं, तो रीजनल फिल्म्स मुझे लगता है कि बिहार को छोड़ के सारे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं बहुत इस्टेब्लिश है। किस मामले में कि वो अपनी जन्मभूमि पे, अपनी जगह पे, अपने लोगों के साथ काम करते हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ शूटिंग ही नहीं होती है। पहले भोजपुरी की शूटिंग होती थी, अब तो वो भी नहीं हो रही है। तो जब शूटिंग का माहौल यहाँ बनेगा नहीं तो यहाँ के एक्टर जो है वो कहाँ शूटिंग करेंगे? और बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टेट के लड़के को जाना बाहर, मुंबई में जाना। तो यहाँ भी जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर हसरत है कि हम भी फिल्म में काम करेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो वो निकल नहीं पाते हैं। तो नहीं निकल पाते तो एकमात्र स्टेट है बिहार जहाँ पे कुछ शूटिंग के नाम पे कुछ नहीं होता। तो ये एक कहीं ना कहीं विचार है कि हम लोग यहीं पे रहें और यहीं से शूटिंग करें और बिहार के यहीं के कलाकार के साथ काम करेंगे। मतलब बिहार में रह के बिहार के कलाकारों के साथ और बिहार की कहानी के साथ काम करेंगे हम। बेसिक ये था हमारा। सर आपकी फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई है, शेरनी मूवी, गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे मूवी में। लेकिन सत्यकाम आनंद सर कैसे फिल्म जगत में आए, फिल्म इंडस्ट्री में आए, इसके बारे में आज तक देखिए कुदरत का करिश्मा। आज मिलाप भी हुआ है तो बड़े मुश्किल से मिलाप हुआ है सर के साथ। अच्छा, कैसे एक्टिंग इंडस्ट्री में आए, ये कहानी थोड़ा सा लोग जानेंगे तो? देखिए एक बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी इसलिए है क्योंकि काफ़ी समय लग गया, लेकिन इसको शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि मेरा घर है आरा का रहने वाला हूँ और शिक्षक परिवार से हूँ। मेरे घर में सब पढ़ने लिखने वाले टीचर लोग ही हैं। और तो मेरे बड़े भाई साहब पटना के साइंस कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया था और मेरे उतने मार्क्स नहीं थे। तो मेरे घर वालों का ही आइडिया था कि भाई नाटक के कोटा पे हम लोग तुम्हारा नाटक का नाम लिखवा देंगे। तो मेरे घर वालों ने रंगमंच में डाला मुझे। लेकिन मज़ेदार बात ये हुई कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन नाटक से प्रेम हो गया मुझे। तो घर पे करने लगा मैं आरा में। और लेकिन 2 साल के बाद जब मेरा 12 हुआ तो घर वालों की प्रॉब्लम शुरू हो गई। मेरे फादर ने कहा कि आपको इंजीनियर बनना है। तो मैंने बोला कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्योंकि हमारे घर में इतनी फैसिलिटी थी, प्रॉब्लम आती है अक्सर, सबके घर में आती है। और मेरे घर में इतनी फैसिलिटी थी कि हम अपने फादर से खुल के बात कर सकते थे, लेकिन वो अड़ गए। और मैं भी बहुत ज़िद्दी आदमी हूँ,
तो मेरी 6 महीने 7 महीने फादर से मैंने बात ही नहीं किया। मुझे ये लगा कि यार ये कैसे फादर ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे मर्जी का आप काम करेंगे तो मैं पैसा दूंगा, आपको अपने मर्जी का काम करना है तो मैं नहीं दूंगा, आप पैसा का इंतज़ाम कीजिए। तो वहाँ से एक स्ट्रगल शुरू हुआ। ट्यूशन पढ़ाया मैंने, फिर लगा कि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते ज़िंदगी निकल जाएगी। पैसा बहुत कम था, चौथे 5वें क्लास का पढ़ाता था, उस समय 8 रुपये मिलता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 93-94 की। उसके बाद फिर दिमाग खुला, कुछ कुछ चीज़ें होती गई। फिर एक समय आया जो थोड़ा पैसा वैसा कमाया मैंने। फिर फादर को मैंने बोला कि अब तो मैं पैसा कमा चुका हूँ, अब आप मुझे कैसे रोकेंगे। और मैं वहाँ से निकला दिल्ली। क्या बात। तो वहाँ से दिल्ली निकला और दिल्ली में प्रॉपर एक थिएटर किया अरविंद गौड़ जी के साथ। और फिर ये लगा कि भाई जितना सीखना था 2-3 साल सीख लिया, अब आगे का जो है मामला वो मुंबई जाना है। तो फिर मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद एक स्ट्रगल शुरू हुई। कितने दिन स्ट्रगल किया आपने मुंबई में? मुझे अगर 18-19 साल हो गए मुंबई में भी फ़िलहाल। और इसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैं हमेशा मुंबई से भागना चाह रहा था, क्योंकि मुझे शुरू से ये बहुत क्लियर था कि मुझे फिल्म में काम नहीं करना है, थिएटर करना है। और थिएटर करके गाँव में जाना है, उन जगहों पे जाना है जहाँ पे स्कूल अभी तक पहुँच नहीं पाई है। क्योंकि मैं शिक्षित परिवार से हूँ और मुझे समझ में आता है कि अभी भी शिक्षा जो है ना व्यवहारिक रूप में बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए भी। तो उन लोगों का क्या होगा जहाँ पे स्कूल ही नहीं है। तो मेरी प्लानिंग थी कि जाऊँगा गांव में, किसी गांव में रह जाऊँगा, या यावर की जो ज़िंदगी होती है। ये बातें थी कि हाँ शिक्षा को आगे बढ़ाना है, गांव के क्षेत्र में शिक्षा का विकास कराना है। शिक्षा का विकास कराना है, नुक्कड़ नाटक के थ्रू कराना है, ये सब मामला था। लेकिन होना कुछ और था। इसी बीच में 98 में क्या हुआ कि भारत का 50वां वर्षगांठ था और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री दिल्ली से एक नाटक का मंचन हुआ था, समर यात्रा नाम था। और उस समय, ये 98 की बात है, उस समय 3.5 करोड़ का बजट था उसका, और पर शो 5,000 रुपये दे रहे थे वो। तो 98 में 7 शो होना हर महीने, 35,000 रुपया बहुत बड़ा रकम था, बहुत बड़ा रकम था, क्योंकि 1,200 रुपये मेरा महीना निकल जाता था। तो इसमें पूरे 1 साल में घूमता रहा, पूरे भारत में घूमता रहा नाटक सरकार द्वारा। इसी दौरान हम चले गए गोवा भी करना था नाटक हमें। और गोवा में एक हमारी को एक्टर थी, एक फीमेल थी, उनसे कुछ बातें बन गई, अच्छा लगा। और फिर मैंने उनको प्रपोज किया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। भी हुई है सर को? अब बिल्कुल हुई है। और मैंने उनसे बोला कि मैं आपसे शादी करने का मेरा विचार है, अगर आपको लगता है सही तो आप मुझे बताइएगा। तो वहाँ से भी ना नहीं हुआ, वहाँ से हुआ कि ठीक है चलिए मैं अपने बाबा से बात करूँगी तो बताती हूँ। तो ये मामला थोड़ा बना। तो दिल्ली से मुझे मुंबई शिफ्ट मैं इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली से गोवा बहुत दूर था और उनकी शादी तय हो चुकी थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार कहीं मैं दिल्ली से निकला और भोपाल पहुँचते पहुँचते कहीं उनकी विदाई ना हो जाए। तो मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और 2 साल मुंबई में मैंने कुछ नहीं किया है। 2 साल मैंने मुंबई रहा हूँ, 2001 2002 सॉरी 2000 और 2001 और ये 2 साल मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हर महीने गोवा जाता था और उनके फादर से बात करता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ। मान गए वो। 2 महीने लगातार? 2 साल 2 साल लगातार। और इतनी गहरी? हाँ, मतलब प्यार थोड़ा हम जिद्दी हैं कि हम जो चाहिए सो चाहिए, ऐसा है बिल्कुल। तो मतलब ये था चाहिए और अच्छे तरीके से चाहिए। भगाना उन्हें तो बहुत आसान काम था। उनके फादर तैयार हो जाए, तो उनके फादर 1.5 साल लिए, मेरे फादर 1 साल लिए, बिकॉज गोवा और बिहार का बहुत गंदा मतलब इक्वेशन ही नहीं है। और ये उस समय की बात है जब बिहार का रेपुटेशन लालू जी के कर्मों से होता था। तो बाहर के जो लोग को लगता था कि हाँ मार काट होता है, छीना झपटी होता है, जला दिया जाएगा। तो उनके फादर मुझसे पूछते थे कि मैं तेरी तो शादी कर दूंगा अपनी बेटी का, लेकिन तू ले जाकर काट देगा, जला देगा, ट्रेन से फेंक देगा, तो मैं कहाँ ढूंढूंगा। तो खैर समझाया गया, समझाने में 2 साल लग गया मुझे। और उसके बाद मेरी वाइफ ने बोला कि 1 साल रुकते हैं मुंबई में, क्योंकि उनको मुंबई अच्छा लगता था। तो अब मुझे वो अच्छी लगती थी, तो भाई उनको मुंबई अच्छा लगता था। तो मजबूरन नहीं, प्यार था सर, मजबूर कहाँ। प्यार के कारण? यस। तो रुक गए। अब उसमें क्या हुआ कि सारे पैसे जो थे वो खर्चे हो गए। तो अब वहाँ मुझे काम करना पड़ा। फिर सीरियल का दौर शुरू हुआ, फिर 1 सीरियल, फिर 2 सीरियल। और हमेशा मेरे दिमाग में था कि भागना है, भागना है, भागना है, भागना है यहाँ से, जो काम करना है, लेकिन भाग नहीं पाया। तो भागने के जब मानसिकता में मैं रहा हूँ तो काम पाने के मानसिकता में मैं रहा ही नहीं। तो इसलिए इतना समय लग गया। मुझे लगता है कि अगर 18 साल कह रहा हूँ तो मुझे लगता है 10 साल तो लग गया कि भागते रहो यहाँ से। बट रुका, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म आई, चीज़ें बनी, बहुत अप एंड डाउन्स आए और एक जर्नी अभी शुरू हो रही है। जिद की जीवन में कितनी महत्व है?
और कहाँ जिद करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने जीवन में जितने भी लक्ष्य पाए हैं, अचीव किया है, जिद की बदौलत। बिल्कुल। देखिए मतलब मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ कि हर आदमी ज़िद्दी बने, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ज़िद्दी होना और उस ज़िद को पूरा करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बहुत आसान होता है ज़िद्दी हो जाना, लेकिन जो आपने ज़िद ठाना और उस ज़िद को पूरा करना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है, बहुत बड़ी आपको एक फ़ाइट होती है वो। तो जो ज़िद करता है, अगर वो अपनी ही ज़िद पे अमल करेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। हर आदमी को ज़िद्दी होना चाहिए, ये मैं इतना ज़रूर कहूँगा। अभी आगे आने वाली कौन सी और फिल्म है? जैसे तीतरगंज की शूट के लिए आप यहाँ हैं, इसके बाद कहाँ निकलने वाले हैं? और जस्ट मैं अभी आया जम्मू कश्मीर से, एक फ़िल्म है ऑपरेशन बारात, और ये पुलवामा जो कांड हुआ था उस पर फिल्म बनाई गई है। फिर वहाँ से ये तीतरगंज के लिए आया। मैं अभी पटना में खुद एक फ़िल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ 18 से 22 के बीच में। उसके बाद तिग्मांशु धुलिया जो मेरे फादर बने थे गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जिन्होंने कहा था बेटा तुमसे ना हो पाएगा, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, पान सिंह तोमर, हासिल, साहब बीबी गैंगस्टर जैसे बड़े बड़े फिल्में बनाए हैं। उनका एक वेब सीरीज़ आया था गर्मी, जो अभी आ चुका था, उसका सीज़न 2 की शूटिंग है, और ऐसे 3-4 और फिल्म की शूटिंग है। प्लस अभी मेरी जो आने वाले हैं, शेरनी आई थी, अमित मासूरकर और विद्या बालन की फिल्म थी। अभी आने वाली मेरी फिल्म है रेड चिलीज़ की, एक फिल्म है शाहरुख खान प्रोडक्शन की, जिसमें मैं, संजय मिश्रा और भूमि पेडनेकर लीड में है। नाम मैं नहीं ले पाऊँगा बिकॉज उन्होंने मना किया है। प्रोडक्शन नंबर 18 करके हम लोग बोलते हैं। इम्तियाज़ अली साहब का एक वेब सीरीज़ है। ऐसे है 2-4 और भी बड़े बड़े काम हैं। वेब सीरीज को काफ़ी ज़्यादा लोग महत्व दे रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए जो उस जगत को पसंद करते हैं और उसमें जाना चाहते हैं, क्या सलाह होगा? और वेब सीरीज कितनी हद तक हमारे समाज के लिए बेहतर है? देखिए, समाज के लिए तो बेहतर ना बेहतर ये तो उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि दौर हमेशा बदलता है। लेकिन इतना है कि सिनेमा जो है वो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो इतना बड़ा हिस्सा है कि समाज की चीज़ों को दिखाता है। और उससे बड़ा हिस्सा ये है कि सिनेमा में जो हम देखते हैं उसका सीधा इतना प्रभाव पड़ता है कि सिनेमा को बैन किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें बैन नहीं होती है। तो सिनेमा इतना प्रभावशाली है कि हम इससे कुछ भी समाज में चेंज ओवर ला सकते हैं। तो अब ये कि प्रोडक्ट पे है कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट है। लेकिन स्पेशली वेब सीरीज एक नया चीज़ आया मार्केट में, एक नई चीज़ आई मार्केट में वेब सीरीज़, और एक होड़ लग गई उसमें। लोगों को ऐसा लगा कि चूँकि वेब सीरीज़ में सेंसर बोर्ड नहीं था, तो बिकने के लिए या लाइक्स बढ़ाने के लिए लोगों ने सेक्स को, जो कि सबसे आसान होता है, सेक्स और क्राइम को चुना। तो ये ऑब्वियसली सोसाइटी में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन क्या है कि अच्छी चीज़ बहुत दिन तक रुकी नहीं रहती है, गंदी चीज़ जो भी होती है बहुत दिन तक टिकी नहीं रहती है। धीरे धीरे चीज़ें बदली हैं, और आज के डेट में बहुत अच्छे वेब सीरीज़ बन रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही श्लील काम हो रहा है। तो एक तो ये है कि अच्छी चीज़ें आ रही है, नोबल आ रहा है। जो भारत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ जो नोबल्स थे, जो साहित्य था, साहित्य और सिनेमा का मिलन ही नहीं हो पा रहा। यस, मिलन नहीं हो पा रहा था। तो वेब सीरीज़ के आने से क्या हो रहा है, नोबल आ, जैसे मैंने ग्रहण करके किया था पिछले साल, और पिछले साल का टॉप 5 में वो था, हॉट स्टार पे था वो। 80 करके एक सत्य व्यास की कहानी थी। तो साहित्य का आना वेब सीरीज़ के आने से बहुत बड़ा एक मजबूती मिल गया है। दूसरा चीज़ है कि वेब सीरीज जिस तरह से आ रहा है, और जिस तरह से वेब सीरीज़ का जो ये कहते हैं जो फॉर्मेट बना हुआ है, वहाँ पे स्टार फेल हो चुके हैं। जितने स्टार्स हैं वो सब लोग वेब सीरीज़ में आए हैं। सिनेमा कर रहे हैं, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स भी वेब सीरीज। लेकिन जो स्टार थे, एक सिनेमा था कि जो स्टार बिकते थे। वेब सीरीज़ में जितने बड़े स्टार थे, जो सुपर स्टार थे, वो सब के सब फेल हो गए हैं। बिकॉज वेब सीरीज़ क्या हो गया है कि समय बदल गया है, डिजिटल क्रांति ऐसा हो गया है कि एक बच्चा गांव में बैठ के पूरे वर्ल्ड का सिनेमा देख रहा है। तो उसको अब समझ में आ रहा है कि बॉस हमको चाहिए कंटेंट और हमको चाहिए परफॉर्मेंस। तो वेब सीरीज एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे हम जैसे आर्टिस्टों के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। जो कल तक काम की प्रॉब्लम थी लोगों को कि हमारे पास काम नहीं है, काम की कमी है, बहुत बड़े लेवल पे एक आर्टिस्टों के लिए, जो सही का आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दैवीय वरदान कह सकता हूँ मैं उसको। और ये बढ़ते बढ़ते डिजिटल क्रांति इतना हो गया कि आज हम यहाँ कर रहे हैं, हम कहीं भी बैठ के वेब सीरीज़ बना सकते हैं, कहीं भी दिखा सकते हैं।
ये भी अगर नहीं हो रहा है तो हम अपना चैनल खोल के वेब सीरीज शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लोगों को अभी से इंतजार होगी, तीतरगंज ये जो शूट आपका चल रहा है कहाँ रिलीज किया जाएगा? देखिए हर जो प्रोजेक्ट होता है उसके दो फॉर्मेट होता है। बेसिकली एक होता है कि पहले से उस OTT से अप्रूवल मिला होता है, और दूसरा प्रोसेसिंग होता है कि हमें दिमाग में रहता है कि हम बनाएंगे और इस OTT पे डालेंगे, इसको देखते हैं कहाँ हमारी बात सेटिंग हो जाएगी। तो इसके बारे में जो मैंने सुनने में मुझे आया, प्रोड्यूसर्स जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, कि ZEE5 टारगेट है इसका, और ZEE5 टारगेट है, और जिस तरह का कंटेंट है वो मुझे लगता है कि इसी तरह कंटेंट चल रहा है, बिकॉज पृष्ठभूमि गांव का है, रियल स्टोरी है, रियलिस्टिक लोकेशंस हैं, रियल सारे एक्टर्स हैं, और इसी तरह की चीज़ों को चैनल बहुत प्रमोट कर रही है आज के डेट में। उनकी भी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आज नेटफ्लिक्स हो या सोनी लिव हो या हॉटस्टार हो, इनका अभी जो स्ट्रैटेजी चल रहा है वो चल रहा है स्पेशली पूर्वांचल का गांव, पूर्वांचल के कंटेंट जिसमें थोड़ा क्राइम हो और रियल हो। तो ये जो कंटेंट हम बना रहे हैं, ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो हम चाह रहे हैं, हम लोग अगर उस लेवल पे बन जा रहा है तो जी वगैरह में आसानी से बातें बन सकती है। समाज जो चीज़ झेल रहा है, कुछ ऐसा शूट के दरमियान मुझे भी पता चला जो समाज हमारा झेल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में या जो भी। हाँ, मतलब अभी जो सीन आप लोगों ने देखा, बेसिकली पूरी जो कहानी एक शिक्षा पे जुड़ी हुई है, और मुझे लगता है कि शिक्षा ही एक मात्र वो रामबाण है जिससे सारी समस्याओं का समाधान है। तो जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम, तब तक किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। और इसी शिक्षा को लेके छोटे स्तर पर बहुत तरह की गलतफहमियां हैं, बहुत तरह के लोग उसको उस लेवल पर लेते नहीं है, उसमें उंगली अड़ाते हैं, सरकारी सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं। उसी पे पूरी हमारी कहानी है कि एक बंदा है जिसको शिक्षा के महत्व को पता है, और वो आके गांव को अपडेट करना चाहता है, डिजिटल एजुकेशन की बात करता है, लेकिन गांव के अनपढ़ लोग और जाहिल लोग और लालची लोग उसको उलझा के रखते हैं कि ताकि वो सरकारी फंड हम भी खा लें और काम होने ना दे। इसी से बेस ये हमारी पूरी कहानी है। एक लास्ट में मैं जाते जाते एक सवाल सर और करना चाहूँगा कि साइकोलॉजी का कितना प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पे? बहुत ही सवाल छोटा है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा, इसलिए क्योंकि मैं साइकोलॉजी का ही आदमी हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है 2 लाइन में देना। बट मैं मेरा ये छोटे लाइन में कहूँगा कि मेरे अनुसार सब कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड है। साइकोलॉजी वो चीज़ है कि हमारे अंदर के हम क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए, बहुत आसानी से हम चीज़ों को पढ़ लेंगे। साइकोलॉजी ये है कि हमारा जीवन शैली क्या है, उसके अनुसार हमारी मेंटलिटी बनती है। तो साइकोलॉजी ही सब कुछ है, सुधारने के लिए भी, बिगाड़ने के लिए भी, किसी को समझने के लिए भी, और एंड ऑफ द साइकोलॉजी ही वर्क करता है किसी भी चीज़ को कैसे हम मोल्ड करते हैं। ये बहुत कम शब्दों में बोला मैंने, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल था मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों का भी केवी स्टूडियो बिहार का और केवी नेशन का मैं बिल्कुल दिल से कहूँगा, और डॉक्टर रोशन कुमार और हमारे दोस्त कैमरामैन, आप भी नाम बता दिए, सुजीत भाई, आपका भी दिल से धन्यवाद। और मेरी पूरी टीम के साथ, टीम की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे कि आप बातों को बढ़ाएं, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये एक प्रयास है, हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह कई और गांवों में, कई और शहरों में इसी तरह तीतरगंज बनता रहे। ये शायद हमारी और हम सबकी उपलब्धि होगी और हमारे बिहार की उपलब्धि होगी। मतलब आप देख सकते हैं सादगी, वो सादगी, इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी सादगी आज भी जीवन में कायम है। और जिस क्षेत्र से, आरा जैसे इलाके से बिलोंग करते हैं, और उस चीज़ को, अपनी पृष्ठभूमि की जो संस्कार है उसको नहीं भूला है सर ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप लोग भी देखिए, जल्द ही आने वाला है तीतरगंज। शूट खत्म होते ही आपको ZEE5 पे देखने को मिलेगा। बातें चल रही है, तो आप लोग भरपूर प्यार दीजिए हमारे बिहार के कलाकारों को। और सर साथ में, हमारे लिए सौभाग्य की बात क्या है कि सर सत्यकाम आनंद सर उसमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर, शेरनी, ऐसी मूवियाँ जिनमें सर ने काम किया और किल किया है सारे मूवी को। कैमरामैन सुजीत के साथ मैं सुमन भारद्वाज, केवी स्टूडियो बिहार। थैंक यू।